तो देखिए आज की क्लास में हम अकबर के जो मुख्य विरोधी थे, जिन्होंने अकबर के सामने हथियार नहीं डाले बल्कि उससे लोहा लिया और या तो फिर अपने प्राण दे दिए या फिर अकबर को उनसे संधि करनी पड़ी। ठीक है, तो ऐसे महान जो वीर हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहला नाम जो कि आप लोग सभी जानते हैं, अकबर कालीन थे, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की कुछ विशेषताएं हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। तो देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, ये तो आप सबको जानकारी है ही। ओके। और इनका एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद, तो इसे आप स्पेशली नोट कर लीजिएगा। ठीक है, घोड़े का नाम तो आपको बताइए चेतक था, लेकिन हाथी का नाम भी राम प्रसाद था, ये भी याद रखिएगा। अब इसके बाद महाराणा प्रताप का जो कद काठी थी वो कैसी थी? 7 फुट 6 इंच के ये योद्धा थे। अब सोचिए आपके 7 फुट 6 इंच कितना लंबा आदमी होगा, है ना। हमारे यहाँ तो 6 फुट होने पर ही इतना लंबा मान लिया जाता है। तो भीमकाय शरीर था इनका, 150 किलो इनका वेट था। कवच पहनते थे ये 72 केजी का, ये इतिहास में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फैक्ट है, ये तथ्य हैं आपके लिए। भाला इनका कहा जाता है कि 81 केजी का था। और जो इनकी ढाल थी तलवार के साथ, वो 55 किलो की थी। जो तो जब ये युद्ध में उतरते थे तो अपने वजन के से अधिक, सोचिए कि 150 किलो तो इनका वजन था, और ये जो सब ऐड कर लीजिए आप, है ना, 72 प्लस 81 प्लस 55, तो लगभग आपका ये 200 किलो के वजन के साथ ये युद्ध के लिए उतरते थे। ठीक है, इसके बाद अब आती है कहानी कि कहा कैसे इनके साथ अकबर का द्वंद्व हुआ, कैसे उसका युद्ध हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये सब बातें जो कि आपको दिख रही होंगी कि जगमल को गद्दी से उतार कर जहाजपुर और अकबर से मिल गया, ये इस टाइप की बातें। तो देखिए, अकबर उस समय विस्तारवादी नीति में चल रहा था और उसकी बहुत विशालकाय सेना थी, जिसको उसने सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं अपितु उत्तर भारत के साथ पश्चिम, पूरब, दक्षिण हर तरफ भेज दिया था, ताकि या तो राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर ले या फिर वो उस राजा को मार करके राज्य को अपने राज्य में मिला ले। ठीक है, दो इनकी कंडीशंस थी। तो सबसे पहले जो युद्ध है वो होता है आपका, सिरोही राज्य के सुल्तान होते हैं देवड़ा और जगमल का। ठीक, अब इस युद्ध में क्या होता है, जगमल को हार का सामना करना पड़ता है और इस वजह से जगमल जा करके अकबर से मिल जाता है और उसके सामने ये जो जो राजपूत हैं इनके काफी तारीफ करता है कि ये बहुत ताकतवर है, ये है वो है, इस टाइप से काफी चीजें इसमें है। ठीक है, फिर मेवाड़ पर अकबर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजता है। अब अकबर जब मेवाड़ पर आक्रमण करने सेना भेजता है तो देखिए, अकबर कभी खुद तो कभी किसी युद्ध में आया नहीं, बहुत रेयर ही होगा कि अकबर को युद्ध में आना पड़ा हो, बल्कि उसके कुछ विशेष सेनापति थे। इन सेनापतियों के नाम याद रखिएगा आप लोग, मानसिंह, आसफ खां, जहांगीर, जहांगीर तो पुत्र हो गया उसका, मानसिंह, आसफ खां, महावत खां, ये तीन नाम आपको हर जगह सुनने को मिलेंगे। मानसिंह कौन थे? तो आप लोगों को मैंने बताया है कल या परसों की क्लास में कि जोधाबाई के भतीजे थे मानसिंह। ठीक है, जोधाबाई के जो भाई थे उनके पुत्र। तो आमेर के राजा भगवान दास का भतीजा ये था। ठीक है, उस समय का, राइट। ये तो अभी आपको इसलिए बताया गया है कि ये तीन नाम आपने याद रखने हैं, मानसिंह, आसफ खां और महावत खां, यही बार बार युद्ध करने के लिए जाएंगे हर जगह। ठीक है, तो अब मेवाड़ पर जब अकबर का आक्रमण होता है तो सबसे पहले ये युद्ध करते हैं आपके अजमेर पर, और अजमेर को बनाते हैं ये अपना केंद्र। ठीक है, अजमेर को केंद्र बना करके, यानी कि अजमेर को अपने राज्य में शामिल करके फिर वहां से उसके आसपास के राज्यों को अपने राज्य में लाने का ये प्रयास करते हैं। अब जब पहला इसका युद्ध होता है किनसे, राणा प्रताप से। ठीक है, तो अब राणा प्रताप कौन है ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो राणा प्रताप की कद काठी तो आपने देख ली, अब राणा प्रताप के जीवन का संक्षिप्त परिचय देख लीजिए आप लोग। तो देखिए, राणा प्रताप राजस्थान के कुंभलगढ़ के रहने वाले थे और इनके पिता थे उदय सिंह, राजा उदय सिंह या राणा उदय सिंह जो कहिए आप। इनकी माता का नाम था जीवत कंवत या फिर जयवंत कंवर। ठीक है,
ये जीवत कंवर होगा, हाँ, कमत नहीं होगा। इसके बाद मेवाड़ जो राज्य है उसकी राजधानी है चित्तौड़। तो चित्तौड़ के संबंध में ही आप महाराणा प्रताप का बार-बार नाम सुनते हैं। अब ये कैसे महाराणा प्रताप तक आता है देखिए, सबसे पहले महाराणा कुंभा हैं, जो कि सन 1433 से लेकर के 1469 यानी कि 1433 से 1469 तक राज किए मेवाड़ पर। उसके बाद उनके पुत्र महाराणा उदा, उसके बाद महाराणा रायमल, उसके बाद महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का आपने नाम सुना था, जिनका युद्ध पहले इब्राहिम लोदी से हुआ था, जिसमें उनकी दाएं जो हाथ था वो कट गया था। उसके बाद फिर खानवा के युद्ध में बाबर ने इनको हरा दिया था, राइट। और खानवा के युद्ध की अगर बात कर रहा हूँ तो आपको रिकॉल करा देता हूँ। वैसे आपको रिकॉल कर लेना चाहिए कि खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, राइट। और उस युद्ध में जिहाद का नारा भी बाबर द्वारा दिया गया था। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपसे पूछी जा सकती है। राणा सांगा की पत्नी थी रानी कर्णावती, और कर्णावती वही स्त्री है जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन हुमायूं आया नहीं था, तो फिर इस वजह से इन्होंने 13,000 अपने दासों के साथ, या कहें कि वहां की जो महिलाएं थी उनके साथ जौहर कर लिया था, ठीक है। और रानी कर्णावती पर आक्रमण किसने किया था? बहादुर शाह ने किया था। तो बहादुर शाह उस समय हुमायूं का एक कह सकते हैं कट्टर दुश्मन था, जिससे हुमायूं की काफी झड़प होती रही, काफी लड़ाई होती रही। ना तो कभी बहादुर शाह पूरी तरह से जीत पाया, ना ही कभी हुमायूं से जीत पाया पूरी तरह से, ठीक है। ये सब ऊपर पड़ चुके हैं। फिर आते हैं हम राणा सांगा के बाद राणा रतन सिंह तक। तो महाराणा रतन सिंह आते हैं। अब महाराणा रतन सिंह जो हैं वो ज्यादा कुशल शासक होते नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बाद इनकी जो धाई माँ होती है महाराणा रतन सिंह की, जिनका नाम होता है पन्ना, ठीक है। उनके पास महाराणा रतन सिंह अपने जो दो बच्चे होते हैं विक्रम सिंह और उदय सिंह, इनको दे देते हैं। जिनमें से एक कहानी भी है, काफी फेमस है, कभी आपने अगर बचपन में देखी होंगी तो आपने ध्यान दिया होगा उस पर। यहाँ पर जब इनको मारने के लिए जो मुगल आते हैं तो पन्ना दाहिमा क्या करती है, अपने बच्चे को उनके स्थान पे सुला देती है। और पन्ना दाहिमा का पुत्र तो मर जाता है, लेकिन जो असली वारिस होता है वो बच जाता है। तो इस प्रकार से उदय सिंह असली वारिस बन के आता है, ठीक है। अब उदय सिंह जब युवा होकर के अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए आता है तो उसका युद्ध होता है बलबीर से, और इस प्रकार से उदय सिंह इस युद्ध में जीतता है और संधि करके शेरशाह सूरी को अपना आधा मेवाड़ दे देता है। इसके एवज में वो शेरशाह सूरी से अपने राज्य की सुरक्षा प्राप्त कर लेता है। अब उदय सिंह की 3 स्त्रियां होती हैं, 3 रानियां होती हैं, जयवंता बाई, सज्जाबाई, भटियानी, धीरबाई। अब जयवंता बाई जो है उनसे पुत्र होते हैं प्रताप, सज्जाबाई से होते हैं शक्ति सिंह और सागर सिंह, और भटियानी धीरबाई से होते हैं जगमल, ठीक है। तो ये कहानी है पूरी। अब इसके बाद जगमल के बाद आते हैं आपके कौन? महाराणा प्रताप, ठीक है। क्लियर है? ये समझ में आ रहा होगा आपको, आई होप। तो देखिए, इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे जगमल तक का आपको मैंने सफर बताया कि मेवाड़ के राजा कौन कौन बने, है ना। फिर अंत में जगमल कौन था? उदय सिंह की जो रानी थी हटियानी धीराबाई, उनका पुत्र था, है ना। लेकिन उसके बाद फिर महाराणा प्रताप को क्या कहते हैं कि आपका ये अ, राजा बनाया जाता है। और महाराणा प्रताप कौन था? जयवंता बाई का पुत्र था, ठीक है। जयवंता बाई के उसमें देखा था आपने ना कि प्रताप लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो वो प्रताप ही महाराणा प्रताप है, राइट। तो भटियानी धीराबाई तो क्या करती हैं, उदय सिंह की प्रिय रानी होती हैं, तो इस वजह से वो अपना जो राज्य होता है वो जगमल को दिलवा देती हैं। लेकिन अंततः जो राज्य है पूरा वो महाराणा प्रताप के पास चले जाता है, और इस वजह से जो जगमल है वो अकबर से मिल जाता है। अब आप समझ ही रहे हैं कि अब फिर उसके बाद अकबर का और महाराणा प्रताप का युद्ध आरंभ हो जाएगा, क्योंकि वो वहां जाकर के बोल देता है कि भाई ये तो बहुत शक्तिशाली आदमी है, ये अगर आपकी सेना में रहेगा तो आपकी सेना बहुत ज्यादा जीत हासिल करेगी, या फिर कहे कि ये एक बहुत बढ़िया सेनापति आपका बन सकता है, ऐसे करके तो इतनी तारीफ करता है अकबर की कि अकबर खुद इससे मिलना चाहता है महाराणा प्रताप से। और ये महाराणा प्रताप को बुलाने के लिए, ऐसा कहते हैं कई इतिहासकार, कई लोग बोलते हैं कि सच है कई झूठ है, कि महाराणा प्रताप को सिर्फ अकबर अपने दरबार में बुलाने के लिए ये सब कुछ करता है, लेकिन महाराणा प्रताप
उसके सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं करता। ठीक है, इस वजह से इतना युद्ध होता है। तो इस युद्ध से पहले, हल्दी घाटी के युद्ध से पहले एक और युद्ध होता है जहां पर महाराणा प्रताप की सेना जो है भारी पड़ जाती है इन पर, लेकिन वो छोटा सा युद्ध था। तो अब आते हैं मानसिंह, आसफ खां, जहांगीर और महावत खां, ये सब मिलकर के युद्ध करते हैं महाराणा प्रताप के विरुद्ध। ठीक है, जिसमें महाराणा प्रताप बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसका एक सरदार होता है मान सिंह, वो महाराणा प्रताप के स्थान पर अपनी जान दे करके महाराणा प्रताप को उस युद्ध केंद्र से भगा देता है, मतलब कि युद्ध क्षेत्र से उसको भगा देता है, और इस प्रकार से महाराणा प्रताप की जान बच पाती है। और ये कहते हैं कि इस युद्ध में जो इनका घोड़ा था चेतक, उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि ये बार बार आपने सुना होगा, है ना, कि चेतक की वीरता के बारे में, कि चेतक बहुत तेज दौड़ता था, क्या कहें कि बिजली की रफ्तार से भी तेज वो दौड़ा करता था। तो ये सब बातें क्या है आपकी यहीं पर इन दो युद्धों के माध्यम से ही बताई गई हैं कि चेतक की वीरता के कारण ये उस समय बच पाते हैं। इसके बाद दूसरे तरफ ये चले जाते हैं आपका पहाड़ियों में अपने, और वहां पर रह करके आपने सुना भी होगा कि ये एक ऐसे राणा थे जिन्होंने आधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि घास फूस की रोटियां बना करके खाना शुरू कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद ये कुछ छुप छुप करके युद्ध करते रहते हैं, और बाद में जहांगीर 80,000 की सेना लेकर के राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ने पहुंचता है, और इस युद्ध में राणा प्रताप बुरी तरह से व्यूह में फंस जाते हैं, और इनको बचाने के लिए चेतक इनको उस युद्ध भूमि से ले जाता है, और इसी युद्ध के बाद चेतक की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, भामाशाह की मदद से 20 लाख असफियां और 25 लाख रुपए दे करके इन्होंने इस युद्ध के लिए अपनी सेना जुटाई थी। बस इतना ही है, आपका ज्यादा तो है नहीं इसमें। अगर आप किसी अच्छी किताब से पढ़ते तो आपको काफी कहानियां इसमें सुनने को मिल जाएंगी महाराणा प्रताप की, लेकिन फिलहाल हमें इतना समय नहीं कि हम उतना चर्चा कर सके। राइट, तो अभी तक जो आपने महाराणा प्रताप के संबंध में पढ़ा, उसमें से क्या क्या आपको याद रखना है, देखिए। पहला तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, उनके हाथी का नाम क्या था। घोड़े का नाम चेतक, हाथी का नाम राम प्रसाद। महाराणा प्रताप किसके पुत्र थे, उदय सिंह की पुत्र थे। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था, जो जयवंता बाई था। ठीक है, महाराणा प्रताप के सौतेले भाई कह लीजिए आप, कौन थे, जगमल थे, जिनको गद्दी से उतार करके महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि महाराणा प्रताप का युद्ध कहाँ हुआ, हल्दी घाटी में हुआ, 1576 में हुआ। आपको वर्ष याद रखना है 1576। तो कैसे याद रखेंगे, अकबर का इससे पहले एक बड़ा युद्ध हुआ था किससे, हेमू से, जो हिंदू राजा थे। क्या नाम था उनका, हिंदू सेनापति थे, क्या नाम था उनका, हेमू विक्रमादित्य। और कब हुआ था, 1556 में। तो 1556 के बाद 1576 में याद रख लीजिएगा आप, 30 साल बाद। ठीक है, राणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है आपका, इसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय के बाद किसने उनको सेना बढ़ाने की, या फिर कहें कि मदद की। तो भामाशाह का नाम आप यहाँ याद रख लेंगे, जिसने 20 लाख असरफियां और 25 लाख रुपए लेकर के दे करके इनको क्या किया, सहयोग दिया। ठीक है, बस इतना आपने याद रखना है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा रानी दुर्गावती के बारे में। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था, और 24 जून 1564 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के कहें कि इन्होंने क्या किया था, अपना बलिदान दे दिया था। ठीक है, ये जो रानी थी ये किस घराने की थी, चंदेल शासक के थे कीरत राय। ठीक है, इनके घराने की थी, और कलिंजर में ये रहा करती थी। ठीक, अब इनके जो युद्ध हैं वो काफी फेमस हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो इनकी जो, जब विवाह होता है दलपति शाह से, तो कम आयु में ही दलपति शाह की मृत्यु हो जाने के कारण से गोंडवाना की जो बागडोर है वो रानी के हाथों में आ जाती है। ठीक है, इसके बाद इनका पुत्र है वीर नारायण, जो कि बहुत छोटा होता है, 3 वर्ष का ही होता है। तो 3 वर्ष के पुत्र को गद्दी पर बैठा करके उसकी संरक्षिका खुद बनती हैं, ना कि किसी पुरुष को बनाती हैं। जैसे आपने देखा इससे पहले अकबर की बात कर लीजिए आप, तो संरक्षक कौन बने थे, बैरम खां बने थे, उनकी माता नहीं बन पाई थी, है ना। तो यहाँ पर ये
खुद संरक्षिका बनती हैं अपने 3 वर्ष के पुत्र की, और इस बात का फायदा उठा करके अकबर की सेना रानी दुर्गावती के क्षेत्र में आक्रमण कर देती है, ताकि रानी दुर्गावती उनकी अधीनता स्वीकार कर ले और उनके राज्य में शामिल हो जाए। ठीक है। अब रानी दुर्गावती का पहला युद्ध होता है बाज बहादुर से, और बाज बहादुर को रानी दुर्गावती 2 बार हरा देती है। ठीक है। इसके बाद रानी दुर्गावती का युद्ध होता है आसफ खां से। आसफ खां कौन है, अभी बताया था आपको मैंने, कौन है, अकबर के सेनापति हैं, और आसफ खां को भी हरा देती है ये। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी बात है, बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं हरा पा रहे हैं अकबर की सेना को, लेकिन एक रानी हरा दे रही है। इसके बाद एक और युद्ध होता है रानी दुर्गावती का, फिर से आसफ खां से होता है, जहां पर आसफ खां तोप बारूद आदि लेकर के आता है, लेकिन इस युद्ध में भी रानी दुर्गावती जीत जाती है और आसफ खां को हरा देती है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब इसके बाद अंततः रानी दुर्गावती अपने पुत्र के नेतृत्व में अब ये जो युद्ध है लड़ती है, लेकिन इनका पुत्र मर जाने के कारण ये क्या करती हैं, आपकी एक प्रकार से सदमे में आ जाती हैं, और इस बात का फायदा उठा करके जो आसफ खां है वो इनको हरा देता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में, अंतिम जो युद्ध था जिसमें आसफ खां ने रानी दुर्गावती को हराया था, उसमें आसफ खां रानी दुर्गावती के जो एक सरदार होते हैं इनके राज्य के विश्वसनीय, उनको अपने साथ शामिल कर लेता है और उनसे रानी दुर्गावती के युद्ध की सारी नीतियां जान करके उनके विरुद्ध आक्रमण करता है, और इस प्रकार से उनको ये हरा देता है। ठीक है। तो ये कुछ कहानी है रानी दुर्गावती की। राइट। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। क्या याद रखना है आपको, कुछ याद नहीं रखना है। बस आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। पहला है राणा प्रताप, दूसरा है रानी दुर्गावती। डिस्कस करने का रीजन ये है कि ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि हम कई बार इनको भूल जाते हैं पढ़ना, या फिर माइंड से निकल जाते हैं, और होते छोटे से टॉपिक हैं। महाराणा प्रताप में क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया था। रानी दुर्गावती में क्या इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए। रानी दुर्गावती किस घराने की रानी थी, तो कीरत राय के घराने की रानी थी, चंदेल शासक थे ये, है ना। इसके बाद इनके पति कौन थे, दिलपत शाह थे, जो कि बाल्यावस्था मतलब कम आयु में ही मर गए थे विवाह के पश्चात। और इसके उपरांत जो रानी के पुत्र थे वो वीर नारायण थे। 3 वर्ष की आयु में उनको गद्दी पर बैठाया गया था, और रानी ने लगभग 4 युद्ध किए अकबर की सेना के खिलाफ, और सभी युद्धों में इन्होंने क्या किया, जीत हासिल की। अंतिम युद्ध में इनकी पराजय हुई, वो भी क्या हुई, धोखे से हुई। तो ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाए, बट पूछा जाएगा तो याद रख सकते हैं आप, है ना। अब ये भी ध्यान देना है आपने कि ये जो रानी है, इन्होंने 3 तालों के निर्माण कराए हैं, जिनमें से पहला ताल जो आप देख रहे हैं, चेरी ताल। चेरी ताल अपनी दासी के नाम पर इन्होंने बनाया था। इसके बाद बीच में रानी ताल तो अपने नाम पर ही बनाया है इन्होंने। फिर आधार ताल जो है, आधार ताल इनके एक बहुत ही विश्वसनीय मंत्री होते हैं आधार सिंह। ठीक है, ये दिख भी रहा होगा आपको। आधार सिंह के नाम पर इन्होंने एक ताल बनाया। तो 3 ताल का निर्माण इन्होंने कराया है, चेरी ताल, रानी ताल और आधार ताल। ओके। तो ठीक है, फिर आप आज ये दोनों टॉपिक करिएगा, फिर कल की क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे।